आज के कुछ संकेतों पर आशीष, और इस हफ्ते का सबसे बड़ा संकेत तो ऑब्वियसली वो यूएस फेड का डिसीजन जो आना है इस हफ्ते। इनफैक्ट काफ़ी सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन आने हैं, लेकिन द बिग डैडी इन द रूम यूएस फेड, इसका फैसला आएगा और वेडनेसडे को फैसला आएगा। और हम ऑब्वियसली थर्सडे को, जो कि वीकली एक्सपायरी अब तक तो एटलीस्ट थर्सडे को ही हो रही है, तो वहाँ पर हम रिएक्ट करेंगे। और अगर ये मंदी का डर है अमेरिका में, तो फेड या तो रेट कट करेगा या फिर एक हिंट देगा कि अब हमें रेट कट करने की और ज़रूरत है। और उस हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इस पॉलिसी में कुछ हिंट मिलेंगे कि क्या यूएस फेड को भी ये रिस्क लग रहा है कि यहाँ से मंदी होगी, और क्या यूएस फेड को भी लग रहा है कि उनको बार बार रेट कट करना पड़ेगा, और क्या उसका एक इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर अमेरिका में मंदी आई तो पैसा निकल कर एमर्जिंग मार्केट्स में जाएगा। ये मेरे ख्याल, मैं जो इस समय एक अप्रोच ले रहा हूँ ना मार्च महीने की, वो एक यही अप्रोच ले रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ एक चीज़, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक अजम्पशन आपको बनानी पड़ेगी। एक अजम्पशन ये हो सकती है कि यूएस में अगर रिसेशन के फियर्स बढ़े, और जरूरी नहीं कि रिसेशन आए, सिर्फ रिस्क हो रिसेशन का उतना ही काफ़ी है। अब देखिए, जैसे यूएस मार्केट 6% नीचे है, अपने आप पैसा वहाँ से बुक होना शुरू होगा। पैसे की नीयत है, पैसा उसके साथ रहता है जो स्ट्रांग होता है, उसके साथ नहीं रहता जो वीक होता है। पैसा सबसे पहले शिफ्ट होता है। तो अगर पैसा शिफ्ट होना शुरू हुआ, एक पिक्चर आई थी घोंसला का घोंसला, उसमें वो जो ब्रोकर होता है वो कहता है कि साहब ये कम से कम 3-4 करोड़ की तो डील होगी, तो इसमें मैं भी अपनी चोंच थोड़ी सी गीली कर लेता हूँ। तो अगर हमारी चोंच ही गीली हो जाए, मतलब अगर जितना पैसा अमेरिका में है वो निकल के बाकी मार्केट में जा रहा है, जितना चीन में जा रहा है उतने की जरूरत नहीं है हमें, उसका थोड़ा ही मिल जाए हमको, बस जैसे थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, बस हमको उतने की ज़रूरत है, उतना ही हो जाए तो भारत में आ जाए तो बस बात बन जाए। अपना सेलिंग ही रुक जाए अगर, फॉर एग्जांपल, और कुछ ना भी हो, चलो ठीक है, सेलिंग उतना ही काफ़ी है हमारे लिए, और बाइंग आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज सुबह एक अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का मैं बयान सुन रहा था कि अमेरिका को इस समय एक फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने की ज़रूरत है। वो प्रीवियस रजीम को ब्लेम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो हर पॉलिटिशियन का काम है, वो पहले वाला हमारे लिए ऐसे छोड़ गया इकोनॉमी, तो वो ऑब्वियसली वो भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जिद रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप की जो जिद रही है, ट्रंप टेंट्रम, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो खुद अमेरिका ही भुगतेगा। और अमेरिका में भी ये वाला जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है, ये आप याद रखिएगा, ये लिखी जाएगी अमेरिका की एक बड़ी गलती के तौर पे जो अमेरिका करेगा। अमेरिका इज़ अ लिबरल कंट्री, ये सब करने का मतलब अमेरिका को नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। वो कुछ 1877 के का एक रूल है, वो अप्लाई कर रहे हैं डिपोर्टेशन वगैरह के लिए, ताकि कोर्ट का भी आपको वो ना मिल सके। तो ये सब चीज़ें जो ना, ये नहीं करनी चाहिए। या तो अमेरिका देखिए टैरिफ के फैसले वापस लेगा, या अमेरिका में बेयर मार्केट आएगा, दो में से एक चीज़ होगी। और दोनों ही हालात में ये खबर भारतीय मार्केट के लिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, एडवांस टैक्स भरने की लास्ट डेट थी 15 मार्च। ये हमने बात की थी कि 15 मार्च से पहले थोड़ी सी आपको लिक्विडिटी का क्रंच दिखाई देगा। मेरे ख्याल से बाजार में आज से घरेलू लिक्विडिटी भी थोड़ी सी सुधरेगी। थोड़ा सा लोग ऑब्वियसली टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जरूर करेंगे अगले 10-15 दिन, वो जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि कई लोग 15 मार्च तक एडवांस टैक्स भर देते हैं, वो भी काफ़ी हद तक लोगों ने कर लिया होगा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो करते हैं। बाकी थोड़ी बहुत करनी होगी, वो अगले कुछ दिनों में करेंगे। लिक्विडिटी भी सुधर सकती है, एक होप बन रही है, उम्मीद बन रही है कि शायद ये वाली रैली, शायद, और होपफुली फिंगर्स क्रॉस, शायद ये वाली रैली ठीक है। बाकी जो बाजार करेगा वो बाजार करेगा, और हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये है बढ़िया सी बाजार की अपफ्रंट कमेंट्री। अच्छा, अब बातचीत हो गई डायरेक्शनली, शायद हम एक कंसोलिडेशन, और दिख भी रहा था पिछले हफ्ते भी लार्जली कंसोलिडेशन था, वो पिटने का दौर खत्म हो गया है। लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं पैसा झोंका जा रहा है, बुल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिफेंड कर पा रहे हैं। चला नहीं है बाजार, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसे में बाजार का बड़ा ट्रेंड कैसा बैठ रहा है, समीकरण दिख कैसे रहे? बहुत अच्छा सवाल है, और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अब तक हमने एक चीज़ें गिना दी कि अब अमेरिका की वजह से अब एटलीस्ट हम गिरना बंद हो जाएंगे, अमेरिका की वजह से। लेकिन हमको एक चीज़ याद रखनी है, हम गिरे क्यों थे? सबसे पहले हमने तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले गिरना शुरू कर दिया था, सितंबर से हमने गिरना शुरू कर दिया था। हम अपनी दिक्कतों से गिरे, हमारे खुद के जो बाजार हैं वो हमारे अपने दिक्कतों की वजह से गिरे थे। इस वजह से अप्रैल का जो अर्निंग सीजन है, जो 10 तारीख को शुरू होगा टीसीएस के नंबर्स के साथ, जो मार्केट हॉलीडे वाले दिन आ रहे हैं, वहाँ से मुझे लग रहा है कि एक मार्केट के लिए मेक और ब्रेक होगा। अगर अप्रैल के अर्निंग सीजन में रिवाइवल का हल्का सा भी हिंट मिला, मैं नहीं कह रहा रिवाइवल आएगा, रिवाइवल तो भूल जाइए आप, लेकिन हल्का सा भी हिंट मिला,
तो मुझे लग रहा है कि वह बाजार में तेज रैली हो सकती है। लेकिन अभी हम इतना आगे नहीं सोच सकते, क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल को वो शुरू होगा और ये ईयर एंड वाला अर्निंग सीजन है, तो ये लंबा चलेगा, 2 महीने तक चलेगा ये अर्निंग सीजन। तो असली वो सेंस मिलते मिलते मई का एंड हो जाएगा। आप अभी मार्च के मिडिल में हैं, आप अभी इतना आगे का नहीं सोच सकती। यहाँ तो 3:30 बजे क्या होगा लोग वो पूछते हैं। आजकल लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन 3:30 बजे की हो गई है। तो इसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं? अभी आप प्राइस एक्शन पे फोकस करिए, मार्केट आपको अपने आप बता देगा कि क्या हो रहा है। पहली चीज़, निफ्टी का जो 20 डे है वो गिरकर आ गया 22,600 पर। पिछले हफ्ते 22,675 से रिजेक्शन मिला था जब हमने बात की थी, अब 22,600 पर आ गया। अगर 22,600 पर आज रिजेक्शन नहीं मिला, और आज पॉसिबल है एक बार के लिए आप वहाँ ट्रैवल करें, अगर 22,600 पर आज रिजेक्शन नहीं मिला तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर 22,600 पर रिजेक्शन मिला और वही ब्रूटल रिजेक्शन मिला जो पिछली बार मिला था, तो फिर आप वापस 22,300 भी टेस्ट कर लेंगे। फिर वो वही जो रेंज है, अभी हम एक रेंज में हैं, 22,300 22,600 22,300 22,600। तो फिर अगर 22,600 फिर रिजेक्शन हुआ तो आपको फिर 22,300 टेस्ट करना पड़ेगा। 22,800 के ऊपर अगर आप निकल गए, अभी तो बहुत दूर दिख रहा है 22,800, लेकिन उसके ऊपर अगर आप निकल गए तो जो बड़ा ट्रेंड है, जो हम लगातार नेगेटिव की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन 22,800 क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए मार्केट को कोई ना कोई अच्छा ट्रिगर चाहिए। लेकिन जो मैंने शुरू में टेबल दिखाई थी ना, उसको देखकर कुछ चुनिंदा शेयरों को लेकर ना मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। एक अप्रोच जो आप इस मार्केट में ले सकते हैं, काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी अब चलना शुरू करा है। मैंने एक हफ्ते एक व्यू रखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहिए कंप्लीटली, लेकिन अब कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंप्लीटली खाली हो चुके हैं और कुछ अच्छे स्टॉक कंप्लीटली खाली हो चुके हैं। वहां पर मुझे लग रहा है कि अब लोगों ने थोड़ी सी बाइंग शुरू की है। चुनिंदा शेयरों में मुझे लग रहा है शानदार रिटर्न्स मिलेंगे और वो आपको चूज करने होंगे। उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें और पैसा डूबेगा, उनको बचना भी है। कुछ उनमें से एक स्टॉक हम बिग स्टॉक में डिस्कस भी करने वाले हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयरों में मुझे लग रहा है अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। कंफर्ट आ रहा है कई सारे स्टॉक्स में। मूड माहौल को देखते हुए यूएस रिलेटेड इश्यूज थोड़े से अब ऐसा लगता है भाव में डाइजेस्टेड हैं। देखते हैं इवेंचुअली बाजार की चाल कैसी रहेगी। आज के लिए जो समीकरण बढ़िया दिख रहे हैं वो है गिफ्ट निफ्टी से भाई साहब 125 अंकों से ज्यादा की मजबूती या कह लीजिए गैप के साथ शुरुआत करेंगे, 2.5% ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें एक दिन एक्स्ट्रा के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं भाई। हमने फ्राइडे को तो कामकाज किया नहीं, तो थर्सडे को भी शाम को यूएस मार्केट्स एक्टिव थे, फ्राइडे को भी संकेत आए थे और आज सुबह के फ्यूचर्स भी हैं। तो इन सब को डाइजेस्ट करते हुए हम मजबूत दिख रहे हैं। ऐसे में इन 2-2.5 दिनों में हुआ क्या क्या इंपॉर्टेंट था, बाजार की चाल रही कैसी, सब पे डिटेल में और माज से समझ लेते हैं। और माज, गुड मॉर्निंग। क्या क्या हुआ और नेट मामला है कैसा? जितना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है इस तरह के समीकरण दिख रहे हैं क्या? माहौल अच्छा है क्या? स्क्रीन पे तो दिख रहा है। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष आप और अनुज, आपको भी गुड मॉर्निंग। और पहले तो इससे पहले बाजार पर आऊँ, उससे पहले चीन से जो डेटा निकल कर आया है अभी कुछ देर पहले, वो बता दूं, क्योंकि रिटेल सेल्स वहाँ के जो है जनवरी और फरवरी के महीने में अनुमान से बेहतर रहे हैं, साल दर साल भी बेहतर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा आया है वो अनुमान से बेहतर रहा है और फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी साल दर साल बेहतर रहा है। सो पॉजिटिव ट्रिगर्स चीन के मार्केट से निकल कर आए हैं और वहाँ के बाजार की आउट परफॉर्मेंस इसलिए भी जारी है क्योंकि वीकेंड पर जो है सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स आउटलाइन किए कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए। तो इस वजह से चीन से कुछ अच्छी खबरें निकल कर आई है। बाजार की आपने बात की तो गुरुवार और शुक्रवार के दोनों के सेशंस अगर आप मिलाकर देखें तो एक स्टेटस को जैसा ही बैठता है, क्योंकि अगर डाउ 550 अंक गिरा था गुरुवार को तो शुक्रवार को लगभग 750 अंक चला था। तो और इस फ्राइडे के सेशन के बावजूद मई 2023 के बाद का सबसे खराब हफ्ता डाउ जोन्स के लिए था। मगर फ्राइडे को ये बढ़त आई क्यों? अब कहते हैं नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। तो ट्रंप के जो टैरिफ अपडेट्स पहले दफा नहीं आए काफी दिनों के बाद, तो इस वजह से सेंटिमेंट में थोड़ा सा सुधार हुआ। ओवरसोल्ड कंडीशंस थे बाजार के, उस वजह से भी, और जो एक डर बैठा हुआ था कि सरकार में कामकाज बंद हो जाएगा फंडिंग को लेकर, वो भी खतरा थोड़ा सा टलता हुआ नजर आया। उस वजह से सेंटिमेंट में सुधार हुआ। मगर कंज्यूमर्स ये सेंटिमेंट को लेकर थोड़े से चिंतित है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का जो सर्वे आया है वो मार्च 2022 के सबसे निचले स्तर पर है। एक साल का इन्फ्लेशन आउटलुक नवंबर 2022 के सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो महंगाई के बढ़ने का अंदेशा अभी भी वहां के कंज्यूमर्स लगा रहे हैं। इस हफ्ते का बड़ा ट्रिगर फेड की पॉलिसी है, जो कि इस हफ्ते तो कुछ होने वाला स्टेटस को ही है, मगर जेरोम पावल की कमेंट्री पर ज्यादा ध्यान होगा कि आगे वो महंगाई को कहां देखते हैं। और एक वेट एंड वॉच पॉलिसी अगर वो कहेंगे कि भाई हम डेटा ड्रिवन है, तो शायद बाजार को वो पसंद ना आए, क्योंकि अब बाजार थोड़ी सी क्लैरिटी चाहेगा कि आपने इतनी तो ट्रंप प्रेसिडेंसी देख ली है कि आप कुछ अनुमान लगा सके। और फेड के अलावा और काफी सारे सेंट्रल बैंक्स के नतीजे आएंगे इस हफ्ते। बैंक ऑफ जापान है, चीन से डेटा आएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, और ये सारे जो है काफी एक सेंट्रल बैंक हैवी डेटा है। मगर स्क्रीन पर हैंडओवर फिलहाल के लिए अच्छा है, कितना आप इसे रीड थ्रू करें वो सब्जेक्टिव है।
स्क्रीन पर तो माहौल ठीक ही है। फ्राइडे को पेन से बच गए क्योंकि छुट्टी थी अपनी, और फिर उसके बाद फ्राइडे शाम को यूएस में बढ़िया बाउंस बैक हो गया इंपॉर्टेंट लेवल से। हाँ, चाइना जरा ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को हैंगसेंग और शंघाई दोनों मार्केट्स ऑलमोस्ट 2-2% ऊपर थे। आज के अच्छे डेटा के बीच में फिर चाइना में मजबूती, हैंगसेंग 1.5%, शंघाई और आधा % उछाल। तो गजब की तेजी उस मार्केट्स में बनी हुई है। खैर, यह ग्लोबल हैंडओवर नेट नेट बढ़िया है, वो गिफ्ट निफ्टी मूड दिखाई रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपना ट्रेड सेटअप। फ्राइडे को मामला फिर लड़खड़ाया था। पिछला हफ्ता था कंसोलिडेशन के नाम, लेकिन बायसनेस थोड़ी सी सुस्त कमजोरी की तरफ ही दिखी थी। ऐसे में सेटअप दिख कैसा रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप? सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। ओके। आप देखिए एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है और सिर्फ 800 करोड़ के करीब की सेलिंग हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट सेलिंग थोड़ी सी कम हो रही है, और डीआईएस की थोड़ी सी बाइंग है करीब 1700 करोड़ की। बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए एफआई की सेलिंग लगातार कम हुई है। वो जो 2800 करोड़ की बात हमने की थी, वो इंडसइंड बैंक का थोड़ा इम्पैक्ट था उसकी वजह से, और सामने डीआईएस लगातार बाइंग की ही है। इवन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग देखेंगे तो सिस्टम में अब थोड़े लॉन्ग भी ऐड होने शुरू हुए हैं। ये तो ओवरऑल टेबल है। अब आप अगली प्लेट देखिए, एफआईआईज ने बहुत समय के बाद आपको 4400 लॉन्ग और 4950 शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नहीं ऐड हुए, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुए हैं जो ओवरऑल सेटअप था उसके हिसाब से। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स में आंकड़ा देखें, 144 करोड़ का सेल नंबर है। स्टॉक फ्यूचर में 2006 करोड़ का सेल नंबर है। लेकिन विद इन इंडेक्स फ्यूचर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है आशीष, और बैंक निफ्टी साइन दिखा रहा है वैसे फ्रैंकली कुछ रिकवरी के। निफ्टी फ्यूचर -500 करोड़ के करीब, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर +400 करोड़ है। सेकेंड डे रनिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई है। कुछ एफआई सेंस कर रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। और जो हमने बात भी की थी कि टेक्निकली इंडसइंड बैंक वाला जो न्यूज़ थी वो एक्चुअली बैंक निफ्टी के फेवर में आ गया। आपको पता है वेंसडे को जब वो इंडसइंड बैंक वाली खबर थी, उस पर मैंने अपने बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पूरी चेंज की थी, क्योंकि मुझे ना एकदम से हिंट लगा कि यार अगर इंडसइंड करेगा तो पैसा कहीं तो जाएगा। तो वो उसका आई थिंक फायदा मिलना शुरू हुआ जिस तरीके से बाकी बैंक्स चलने शुरू हुए हैं। वो लॉन्ग शॉट आएगा आपकी स्क्रीन पर एक बार वापस, और अब वो टेबल ले आइए जरा। 1,83,000 शॉर्ट थे हम, अब 1,84,000 है। लेकिन परसेंटेज टर्म्स में देखिए आप 17.9 से बढ़कर परसेंटेज में हम 18.8 पर आ गए। हम नेट नेट शॉर्ट ही एडवर्स सिस्टम, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से इतना नहीं चेंज हुआ। इंडिया विक्स 3% नीचे था, 13.28 पर है। पुट कॉल रेशियो 1.02 पर है वर्सेस 0.96। बैन में ना कोई स्टॉक ऐड हुआ ना कोई स्टॉक डिलीट हुआ, तो इसके लिए ये कोई नया शेयर आया नहीं बैन में। कि 5 स्टॉक बने हुए हैं, और वो लाइन भी चला दीजिए कि कोई एग्जिट भी नहीं हुई बैन में। तो सेटअप जो है वो कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा न्यूट्रलिश है। अच्छा, सिस्टम में इतने शॉर्ट्स हैं, जब मूड माहौल बदलेगा ना तो यही सबसे पहले बुल बनेंगे। बढ़िया है, ये सब झेल लिया हमने। देखते हैं अब ट्रेजेक्टरी यहां से कैसी देखने को मिलती है। आज के संकेत बढ़िया है। फ्राइडे नहीं, थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर। थर्सडे सुबह इसी सेगमेंट में अपन क्या चर्चा कर रहे थे, छोटी रेंज है 365 से 556 की, दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। इस रेंज को आपको ट्रेड करने की कोशिश करनी है। 556 के ऊपर टिके तो लॉन्ग करिएगा। स्क्रीन पे देखिए 558 शुरुआती ट्रेड में वही लेवल से उसके ऊपर ना टिकना था, उसी लेवल से ठंडे पड़े और फिर प्रेशर माउंट होता चला गया, और फाइनली 397 के जोन्स पे जाके सेशन की समाप्ति हुई। और वो अपना 365-370 का नीचे का दायरा था उसको भी टच करा। ऊपर वाले दायरे से प्रेशर आया, नीचे वाले दायरे तक छूते हुए नजर आए। इस तरह से स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली प्ले आउट होती हुई नजर आई फ्राइडे को और थर्सडे को। समीकरण आज के लिए अच्छे दिख रहे हैं। फ्राइडे थर्सडे बढ़िया कमाई हो गई। क्या छुट्टी से लौट के आओ तो ये गड़बड़ हो ही जाता है। थर्सडे बढ़िया कमाई हुई, मार्कर्स जो आपने डिफाइन करे थे उसकी रिस्पेक्ट करी बाजार ने। आज के लिए स्ट्रैटेजी कैसी? बिल्कुल, देखिए थर्सडे को जो लेवल्स थे ना, ये और कुछ नहीं था। बहुत लोग कहेंगे कि वो लेवल्स कैसे एकदम सटीक बैठे, वो क्योंकि वो ऑप्शन राइटर की रेंज थी और मैंने कुछ नहीं किया था। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये कई थर्सडे को होता है कि ऑप्शन राइटर्स, मोस्ट थर्सडे को यही होता है। सिर्फ बीच बीच में एक थर्सडे आते हैं जिसमें वो ऑप्शन निकल पड़े। अदरवाइज सबसे ज्यादा पैसा लोग इसीलिए लूज करते हैं कि हर वीकली एक्सपायरी पे कोशिश करते हैं कि ₹1 का वो हीरो जीरो ट्रेड जो लेते हैं लोग, जिससे सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क होता है ट्रेडर्स का, वो दिक्कत आ जाती है। खैर एनीवे, अब आज की अप्रोच पर आते हैं। देखिए आज की जहां तक अप्रोच की बात है,
पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, निफ्टी ने लगातार 2 दिन से ना हायर लो बनाया है। आपको टेबल दिखाता हूँ एक। 11 मार्च का लो था 22,314, 12 मार्च का लो था 22,329, 13 मार्च का लो था 22,377। एक अप्रोच जो आपके पास ऑटोमेटिकली आ गई, 22,377 का आपका एक स्टॉप हो गया, बस सिंपल। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो। हमने नहीं कराया था, हमने न्यूट्रल की बात की थी, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड आ रहा था। वो अब ये 140 पॉइंट का गैप अप देख के आप उससे वो नहीं कर सकते। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, गैप अप हो रहा है 22,550 से 22,600, पिछले 2 दिन का हाई, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है एग्जैक्ट 22,600 पर। 22,600 पर वो प्लेस्ड है। अगर वो क्रॉस हुआ तो 22,750 से 22,800 जो पिछला बड़ा सपोर्ट था, जो वॉल थी, हमारी बात कर रहे थे ना वॉल, वो था। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? 22,350 से 22,400 पर, वो पिछले 3-4 दिन का लो जो है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट 22,200 से 22,300। देखिए मेरी अप्रोच अब ये रहेगी, यहाँ से जितना मैंने अब तक बोला है उसके बाद, कि एक पोजिशनल अप्रोच लें आप। ऑब्वियसली 150 पॉइंट के गैप अप नहीं खरीद सकते आप, लेकिन पोजिशनल अप्रोच ये होगी कि 22,300 के एक स्टॉप के साथ अब आप बाय ऑन डिप्स करें यहाँ पर। 22,350, 360, 370 तक की डिप को खरीदें बेसिकली, क्योंकि नई मंदी मुझे लग रहा है 22,300 के नीचे ही होगी। आज की अगर आपको डे ट्रेड अप्रोच चाहिए तो 2 अप्रोच है, या तो 22,600 रिजेक्ट हो, जैसा कि पिछले हफ्ते मंडे को या ट्यूसडे को हुआ था, या तो 22,600 रिजेक्ट हो जो कि 20 डे में है, तो आप 22,650 के स्टॉप के साथ शॉर्ट करें। या फिर अगर आप 22,600 टिके कुछ समय के लिए, जैसे थर्सडे को नहीं टिक पाया वो लेवल, 22,600 टिके या तो दिन के लो के स्टॉप लॉस के साथ एक बाइंग अप्रोच करें। ये डे ट्रेड के अप्रोच है। या फिर आप वेट करें 22,400 450 तक की एक डिप का आफ्टर अ गैप अप खुल रहा है। हम सपोज करिए हम 22,400 पर हैं, हम 22,530 पे खुलते हैं, 22,530 पर खुलते हैं, तो आप 22,400 22,450 तक किया तो डिप का वेट करें, या 22,600 के ऊपर निकल जाने दें उसको। 2 में से एक चीज़ होने दें, तब आप बाय करें। और जो भी करें आप पोजिशनली 22,300 का एक स्टॉप होगा आपके लिए। इंटरेस्टिंग। ये है निफ्टी 50 का हमारा अप्रोच। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आएगा। वैसे आज फिर इंडसइंड बैंक खबरों पे है, उस पर आगे बातचीत करता हूं। मेरे ख्याल से उससे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो निफ्टी बैंक की पहले स्ट्रैटेजी, अब अपफ्रंट कमेंट्री कुछ सटल हिंट्स दे रही है कि निफ्टी बैंक स्वीटली पॉइज्ड है। वो दिख रहा भी था। इंडसइंड जब पेन में था तो कभी आईसीआईसीआई बैंक, कभी कोटक, सब धीरे धीरे आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमने या तो डिफाइंड मार्केट में जो ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो घुसे निफ्टी बैंक पे, अदरवाइज अवॉइड करें। अगर आप बातचीत कमेंट्री से अगर कन्विक्शन बढ़ रहा है तो निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड लिया जाए, अभी भी दूर रहे? देखिए ले सकते हैं आप निफ्टी बैंक में एक ट्रेड। पहले तो मैं बताता हूँ नंबर्स आपके लिए, 48,300 टू 48,550 10 और 20 डे में है। यहाँ अगर रिजेक्शन मिल गया तो वो आपके लिए सिंपल शॉर्ट ट्रेड होगी। देखिए व्यू जो भी हो, व्यू पॉजिटिव है। अगर मार्केट उस व्यू को कहेगा ना कि नहीं, उस व्यू की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर मार्केट का प्राइस एक्शन ये है कि इसने इस जोन को रिजेक्ट कर दिया, तो सिंपल शॉर्ट ट्रेड ओपन हो जाएगी। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 48,800 टू 49,000 ऑप्शन जोन। सपोर्ट है आपका 47,800 टू 48,000 पर, पहला सपोर्ट। और उसका बड़ा सपोर्ट है 47,500 टू 47,800 पर, जो हमारा मेक और ब्रेक जोन भी था, जिसको निफ्टी बैंक ने बार बार बचाया। पोजिशनल व्यू ये रहेगा कि 47,800 के स्टॉप के साथ आप थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखें। ये एक पोजिशनल व्यू रहेगा। 47,800 के नीचे अगर आप निकले तो बैंक निफ्टी फिर गिरने को तैयार है, फिर वो अप्रोच नलीफाई हो जाएगी। तो ये मेरा व्यू रहेगा। या फिर आज आप 48,550 को अगर बैंक निफ्टी रिजेक्ट करे, वो हम स्क्रीन पर देखेंगे, तब एक अप्रोच लेंगे वहां पर। ठीक बात। ये है निफ्टी बैंक की आज हफ्ते की शुरुआती दिन की यानी कि मंडे की स्ट्रैटेजी। बिग स्टॉक्स पे आऊं उससे पहले इंडसइंड बैंक फिर वीकेंड पे खबरों में था, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग, रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाइनली एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया। मेरे ख्याल से थोड़ी सी हम सब की नर्व्स काम करने के लिए। कैसे रीड कर रहे हो आप इस क्लैरिफिकेशन को? बिल्कुल, देखिए आरबीआई आके ये नहीं कहेगा कि बैंक में दिक्कत है। आरबीआई साहब यही एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी जो भी है, आरबीआई ने क्या कहा, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि पैनिक हो, और इसके लिए आरबीआई ने साफ कहा है कि देखिए बैंक के ये जो आंकड़े हैं, इनको लेकर कुछ अफवाहें हैं, लेकिन उनके हिसाब से बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। उनके हिसाब से कैपिटल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। उनके हिसाब से वो जो CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है या प्रोविजन कवरेज रेशो है, ये सब ठीक है। पैसा पर्याप्त है। पैसा पर्याप्त है। पैसा पर्याप्त है। बैंक ने ऑडिट के लिए एक बाहरी एजेंसी भी नियुक्त की है, और बैंक के ग्राहक जो हैं इन अफवाहों पर ध्यान ना दें, और पूरे मामले में आरबीआई की नज़र बनी हुई है। लास्ट की 3 लाइनें प्ले कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है,
बाकी सब छोड़ दीजिए आप। ऑडिट के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त की, बैंक के ग्राहक अफवाहों पर ध्यान ना दें, और पूरे मामले पर आरबीआई की नज़र बनी हुई है। मैं एक चीज़ पूछूंगा, आप आरबीआई जैसे रेगुलेटर से और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो यही कहेगा। और एक चीज़ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आरबीआई ने आज तक किसी भी डिपॉजिटर का पैसा डूबने दिया ही नहीं है, वो फैक्ट है ये। तो इसके लिए पैसा नहीं डूबेगा, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब जो कुछ लोग जैसे एटीएम के बाहर लाइनें लगा रहे हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है आपको। पैसा तो आशीष यस बैंक में नहीं डूबा लोगों का, थोड़े टाइम के लिए लॉक जरूर हो गया था, लेकिन मिला था वापस। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इससे आपको कोई, इसका मुझे लगता है आपको स्टॉक एंगल है, वैसे स्टॉक बैन में है। मुझे नहीं लगता, देखिए ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से करता रहेगा स्टॉक। देखिए अब कहाँ 706 का हाई, कहाँ 667 का लो, ये सब चीज़ें अब इस बैंक में होती रहेंगी कुछ समय के लिए। 600 से 800 की एक रेंज बन गई है कुछ टाइम के लिए इंडसइंड बैंक की, अभी उसी में रहेगा ये, उसके बाद देखेंगे। लेकिन मैं कंप्लीटली अवॉइड करने कहूँगा, क्योंकि और काफ़ी स्टॉक्स हैं मार्केट में। हाँ बिल्कुल, खबरें और भी हैं, एएसएम में भी चला गया है, सब डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। ये क्लैरिफिकेशन ध्यान रखिए, डिपॉजिटर्स के लिए है, ट्रेडर इन्वेस्टर बंधुओं के लिए तो अभी भी एक टफ पाथ है नेविगेट करने के लिए। इंडसइंड बैंक आगे बातचीत करेंगे। आज के बिग स्टॉक्स का स्टिंग, डॉक्टर साहब प्ले आउट करिए प्लीज।